हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12। इसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी ज़रूरी है, उनको छोड़ने का बिल्कुल भी चांस मत लेना, बिल्कुल भी चांस मत लेना। कहीं ऐसा ना हो कि वो आप छोड़ के जाओ और वही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी चांस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की बात करें तो टॉपिक आपका 15 मार्क्स का टॉपिक है, बहुत बड़ी वेटेज है। एक कैलकुलस और एक ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, दोनों 15 मार्क्स के हैं, इतना कोई और किसी और टॉपिक की वेटेज नहीं है। तो ये 15 मार्क्स हमें किस तरीके से लेने हैं ताकि एक भी नंबर हमारा यहाँ से कटे नहीं। ठीक है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ तो 15 तो खैर बूंद से बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही बूंद बूंद करके जो भी मैंने आपको वीडियोज़ अभी प्रोवाइड करे कि आप किस चैप्टर से कितना कर सकते हो, अगर आप यकीन मानो आप उतना आप करके जाओगे ना, तो वो बूंद बूंद करके जो मैंने बताया ना, आपका घड़ा पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है, घड़ा नंबरों का भरेगा, आपका घड़ा नहीं। ठीक है, नंबरों का घड़ा भरेगा, तो और वो घड़ा हमें भरना है, ज़रूर भरना है। तो अब यहाँ पर जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, कुछ टॉपिक्स के अंदर कन्फ्यूज़न है कुछ स्टूडेंट्स को लेकर, तो वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो आपकी सारी कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगी। तो हम इस पर बाद में बात करेंगे। ठीक है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस आए ना, वो क्या है। सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस आए, क्या क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन है। तो पहले एमसीक्यू से अगर हम स्टार्ट करें तो एमसीक्यू हमारे पास पहला एमसीक्यू नहीं था, इसका दूसरा एमसीक्यू भी नहीं था, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां एमसीक्यू आता है हमारे पास, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ सिंकिंग फंड दैट यील्ड ए डिविडेंड। अब यहाँ पर फेस वैल्यू लिखा है और सिंकिंग फंड लिखा है। नॉर्मली जो क्वेश्चन हम करते हैं ना, उसमें फेस वैल्यू नहीं लिखा होता सिंकिंग फंड को लेकर। ठीक है, अब ये फेस वैल्यू का मतलब क्या है। फेस वैल्यू का मतलब ना सिर्फ इतना ही है कि फेस वैल्यू का मतलब इतना ही है कि जो सिंकिंग फंड आप बना रहे हो ना, वो उसकी वैल्यू क्या है। अगर सिंकिंग फंड आपको मान लो 10,000 का सेट करना है, तो 10,000 उसकी फेस वैल्यू, और कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फेस वैल्यू निकालनी है। इसमें सेमी एनुअली आपको दे रखा है, रेट भी दे रखा है, सब कुछ आपको दे रखा है। बस आपको फेस वैल्यू आपको सिंकिंग फंड की निकालनी है, यानी टोटल आप कितने का सिंकिंग फंड बना रहे हो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से है, तो ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है आपके पास। मशीन की कॉस्ट इतनी है और स्क्रैप वैल्यू इतनी है, यूज़फुल लाइफ इतनी है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है अभी तक तो ये दोनों। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर CAGR का। ठीक है, CAGR का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 3 क्वेश्चन हमारे अभी तक हो गए हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से। और उसके बाद एक एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन रेट दे रखा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि कुछ बच्चों का मैसेज आता है, कुछ बच्चों की कई बार कॉल भी आ चुकी है कि सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सिलेबस में दिया नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट वाले टॉपिक पर जाऊँ तो यहाँ पर सिर्फ लिखा भी इतना भी है, वो आपकी बात सही है कि लिखा इतना ही है कि फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इतना लिखा है। लेकिन जो यार रेट ऑफ रिटर्न है, उसमें इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न भी तो उसी का ही पार्ट है ना। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न को आप छोड़ने की गलती मत करना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके पास है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट का ज़्यादा कोई ऐसा लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं है कि आप उसको छोड़ के चले जाओ और काम का क्वेश्चन आ जाए तो फंस जाओ उसमें। तो इसलिए इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, वो भी आपको करना है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में देखो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है आपको, 2,50,000 कैश जो है वो परपेचुटी इतनी है, मतलब परपेचुटी का क्वेश्चन आपको दे रखा है, कन्वर्टिबल क्वार्टरली। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया सेक्शन बी में। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ लास्ट में मिलता है 25 नंबर पे। तो यहाँ पर आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद फिर सेक्शन सी में जाते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपको EMI का क्वेश्चन दिया है और 31 आपको सिंकिंग फंड का क्वेश्चन दिया है। अब बहुत से बच्चों के डाउट ये भी होता है कि जो वैल्यूज़ होती है सिंकिंग फंड के फार्मूला में यूज़ करते हैं, EMI के फार्मूला में यूज़ करते हैं, वो वैल्यूज़ देखो आपको यहाँ पर दे रखी है, यूज़ दिस इक्वल्स टू दिस एंड यूज़ दिस इक्वल्स टू दिस। तो वो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी जो भी उसके अंदर यूज़ होनी होगी। या तो ऐसा होगा कि पावर उसकी इतनी होगी कि आप उसे कैलकुलेट कर सको, तो उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, पावर अगर 2 हो गई, 3 होगी, तो हो सकता है कि ना भी मिले। लेकिन अगर पावर जैसे बड़ी है
पावर मान लो ये -300 है, ये पावर 20 है। तो इस तरह की वैल्यूज़ अगर आएंगी तो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी में मेरे ख्याल नंबर पूरे हो चुके हैं। सेक्शन डी में नहीं है कोई क्वेश्चन इसका, और उसके बाद केस स्टडी भी इसकी नहीं है। तो ये सारा हमारे पास क्वेश्चन इसके दे रखे हैं। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, एम एल अग्रवाल जो बुक है उसके अंदर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 2 पार्ट्स में दिया हुआ है। एक चैप्टर नंबर 12 है, एक चैप्टर नंबर 14 है। 13 चैप्टर रिलेटेड है, वो नहीं करना है। तो चैप्टर 12 में जाते हैं तो 12.1 में परपेचुटी टॉपिक है, जिसके अंदर टाइप 1 परपेचुटी, टाइप 2 परपेचुटी, वो आपको ढंग से समझ लेनी है कि टाइप 1 कब लगानी है, टाइप 2 कब लगानी है। एट द एंड होता है पेमेंट तो टाइप 1 लगती है, इन द बिगनिंग होता है तो टाइप 2 लगती है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि पेमेंट कब हो रही है, एट द एंड हो रही है या बिगनिंग हो रही है। उसके अलावा फिर 12.2 में जाते हैं, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है। तो सिंकिंग फंड के क्वेश्चन में एक ही फार्मूला है। एक इसका जो सिंकिंग फंड की एक्सरसाइज से जब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि सिंकिंग फंड में जो पेमेंट है इन द बिगनिंग है। तो उसमें एक फार्मूला थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, वो 1+i इंटू करते हैं फार्मूला के अंदर। तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि अगर इस तरह का, वैसे चांसेस कम है लेकिन अगर आ भी जाए कि सिंकिंग फंड में भी इन द बिगनिंग पेमेंट हो रही है तो आप वो कर सको। ठीक है, एक एग्जाम्पल है बस उसका, वो CBSE हैंडबुक में भी है। 12.3 डिलीटेड है, बॉन्ड की एक्सरसाइज, वो नहीं करना आपको। 12.4 में जाएंगे EMI। EMI आपको दोनों मेथड से करना है, फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फ्लैट रेट मेथड से होगा तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताएगा कि आपको इसी मेथड से करना है, और अगर कोई मेथड का नाम नहीं दिया हुआ तो फिर आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही करना है। ठीक है, अगर कुछ भी नाम नहीं दिया तो एक पार्ट हमारा ये कंप्लीट होता है। दूसरे पार्ट में रेट ऑफ रिटर्न, इसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 14.2 में CAGR और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अब ये इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न दोनों आपको एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन है कि सर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न करें या ना करें, तो भाई बिल्कुल कर लो, बिल्कुल कर लो, छोड़ने की गलती मत करना। ठीक है, उसके बाद 14.3 आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में जो आपको सिर्फ एक ही मेथड करना है, लीनियर मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है। तो इसके अंदर जो परपेचुटी का क्वेश्चन है या फिर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है या फिर आप ये कह सकते हो ये रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन है, ये हो सकता है 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो। जो बड़े नंबर के क्वेश्चन है वो EMI में से बनेगा, और CAGR का भी बन सकता है या फिर सिंकिंग फंड में से बनेगा। ठीक है, इनमें से बड़े नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से इसके प्रैक्टिस करना। इसके अंदर कुछ नहीं है ज़्यादा, बस फार्मूलाज आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। फार्मूलाज अच्छी तरह याद होंगे तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो उसके लिए भाई चैनल पर आ जाओ, अगर अभी तक भी आपने तैयारी नहीं करी है। और अगर आप चैनल पे आते हो तो आपको कहाँ पर ये प्लेलिस्ट में जाओगे आप, तो प्लेलिस्ट में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी पूरी। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अगर हम चलें, चैप्टर नंबर देखो 14 है ये, इसके अंदर 4 वीडियोज़ हैं। अप्लाइड जो 14 चैप्टर है, और चैप्टर 12 के अंदर 4 वीडियोज़ हैं। तो 4 ये टोटल मिलाकर 8 वीडियोज़ हैं। और मेरे ख्याल कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है कि जो 1-1 घंटे की हो, आधे पौने घंटे की मैक्सिमम, इतनी वीडियोज़ हैं। तो अगर आप ये 8 वीडियोज़ देख लेते हो तो ये 15 नंबर मैं कह रहा हूँ आपके गारंटीड है, ये 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसकी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की तैयारी कीजिए। फार्मूलाज पे ज़्यादा जोर दीजिए, फार्मूला सारे अच्छे तरीके से इसके रिवाइज कर लीजिए। थ्योरीज में बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो मैंने बताया हुआ ना, वीडियोस को आप देखोगे तो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है थ्योरीज की वो सब मैंने बताई हुई है। तो आप उनको ज़रा ध्यान से देख लेना। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आपके 15 के 15 मार्क्स जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से करके आप ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के पूरे 15 मार्क्स ले सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करनी है। और अब माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब मैंने बता दिया कि आपको क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। सिलेबस में अगर आप जाओगे तो परपेचुटी सिंकिंग फंड में कहता है मीनिंग ऑफ परपेचुटी एंड सिंकिंग फंड क्या होते हैं ये, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सिंकिंग फंड, एडवांटेज ऑफ सिंकिंग फंड। एक क्वेश्चन थ्योरी का आपको करना है कि डिफरेंस बिटवीन द सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट, वो आपकी बुक में भी दिया हुआ है और मैंने भी आपको वीडियो में बताया हुआ है। EMI, फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करनी है। इसमें एमोर्टाइजेशन के क्वेश्चन ML अग्रवाल में दिए, एमोर्टाइजेशन आपको नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आपको सिंपल क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद फिर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न,
और CAGR मीनिंग एंड यूज़ ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR, फार्मूला फॉर द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और उसके बाद फिर लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जो जो फार्मूले के अंदर है वो सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है और सब कुछ यहाँ वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, तो आप इनको देखकर बड़े आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।